प्रिय छात्रों, मंदिर स्थापत्य कला के व्याख्यान दूसरे नंबर के व्याख्यान में आज हमारा ध्यान नागर शैली को लेकर के है। यह शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। नगरीय क्षेत्र पर विकसित होने के कारण इस शैली का नाम नागर शैली पड़ा। तो पिछले व्याख्यान में जैसा कि मैंने आपको द्रविड़ शैली के बारे में बताया था कि द्रविड़ शैली में मंदिर कैसे बनते थे, उनके स्थापत्य कला की क्या क्या विशिष्टताएं थी और उनकी उपशैलियां क्या थी। आज उसी का तुलनात्मक अध्ययन नागर शैली को केंद्रित करके होगा, जिसमें नागर शैली से बने हुए विभिन्न क्षेत्रों पर बने हुए मंदिरों की विशिष्टताओं और उनकी उपशैलियों की चर्चा होगी। याद रहे, प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर यूपीएससी हो या राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षाएं हैं, एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत या फिर मुख्य परीक्षा में मेंस परीक्षा में भी इन दिनों भारतीय कला संस्कृति और विरासत को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न निकाले जा रहे हैं। तो परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि इन हिस्सों में भी जो अनछुए हिस्से होते हैं, यहां से भी सूचनाओं को संकलित करें ताकि एक भी प्रश्न आपसे अनुत्तरित ना रह जाए। तो चलिए इस दिशा में आज हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं मंदिर स्थापत्य कला की नागरी शैली के बारे में। तो जहां तक भारत में इस मंदिर स्थापत्य कला की बात है, उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी के बाद मंदिर वास्तुकला के क्षेत्र में एक भिन्न शैली विकसित होती है, जिसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत देश के पश्चिमी हिस्से में, मध्य हिस्से में और देश का पूर्वी हिस्सा, इस हिस्से में मंदिर निर्माण की कई उपशैलियां विकसित हुई थी। इस शैली में निर्मित मंदिरों की प्रारंभिक विकास की बात की जाए तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक के बीच का कालखंड इस तरह के मंदिरों के निर्माण का कालखंड माना जाता है। अगर भौतिक तरीके से देखा जाए, भूभागीय तरीके से देखा जाए, तो इस तरह के मंदिर के निर्माण की शैली का विकास या प्रसार हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला के बीच में हुआ था। तो आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग उस नागरी शैली पर बने हुए मंदिरों की विशिष्टताओं का परिचय आपसे कराना चाहेंगे। तो इस शैली पर बने हुए मंदिरों की विशिष्टता की बात की जाए तो संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर निर्मित किया जाता था, जिसे जगती कहा जाता था, और उस पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। और मंदिर के ऊपर अर्थात जहां देवताओं को स्थापित किया जाता था, उस गर्भगृह की बात की जाए तो उसके ऊपर एक रेखीय शिखर का एक महत्वपूर्ण भाग जो कि तस्तरी नुमा होता था, उसे आमलक कहा जाता था। और आमलक के ऊपर में शूल सहित कलश का विधान भी देखने को मिलता है। ये समस्त नागरी शैली पर बने हुए मंदिरों में देखने को मिलता है। तो नागरी शैली में बने हुए मंदिरों की जो बनावट होती थी, वो द्रविड़ शैली के बने हुए मंदिरों से भिन्न देखी जा सकती है। तो आज उसी शैली में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि नागर शैलियों की किस किस तरह की उपशैलियां विकसित हुई। तो आज हमारी चर्चा उड़ीसा शैली पर होगी, बुंदेलखंड की शैली पर होगी, या दक्षिणी राजस्थान शैली पर होगी, और पश्चिमी गुजरात की शैली पर भी होगी। अर्थात इस शैली और उपशैलियों पर बने हुए मंदिरों का भी परिचय आपसे कराया जाएगा। तो यदि नागर शैली के अधिकतम निखरे हुए रूप को देखा जाए तो भारत के पूर्वी भाग में अर्थात उड़ीसा के मंदिरों में दिखाई देता है। यहां 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक पत्थरों से निर्मित अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था, और यहाँ के अधिकतर मंदिर जो हैं वो उड़ीसा के भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में मिलते हैं। तो भुवनेश्वर के मंदिरों की बात की जाए तो उसके मध्य भाग में एक तरह से कहा जाए कि उनके सम्मुख एक चौकोर कक्ष बना
बनाया जाता था और जिसे जगमोहन कहते थे। तो इस जगमोहन को कहा जाए कि उसे उसकी रचना असेंबली हॉल के तौर पर कही जा सकती है। इसके अलावा या उसकी रचना जो है ज्यामिति तरीके से देखा जाए तो पिरामिड की तरह दिखाई पड़ती है। बड़े मंदिरों में जगमोहन के साथ एक या दो और मंडप बनाए जाते थे जिन्हें नट मंदिर या फिर कहा जाए तो भोग मंदिर भी कहा जाता था। अब उड़ीसा शैली के अंतर्गत यह भी देखने की जरूरत है कि समस्त मंदिर को कितने रूपों में विभाजित करके समझा जाए। तो उड़ीसा में बने हुए मंदिरों को देखा जाए तो उनकी 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला रेखा देउल के रूप में, दूसरा पीढ़ा देउल के रूप में और तीसरा खाखरा देउल के रूप में। तो ये क्या चीज है? रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल क्या है? तो रेखा देउल वास्तव में मंदिर के अर्थात मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो बना हुआ जो शीर्ष होता था उसे रेखा देउल की संज्ञा दी जाती है। और इस पर जो इसके स्थापत्य कला पर इसकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए जो मंदिर निर्मित किए गए हैं उसमें लिंगराज का मंदिर प्रमुख है, अर्थात वो इस शैली के में देखने को मिलता है। उस तरह से पीढ़ा देउल की बात की जाए, इसका उदाहरण कोणार्क मंदिर में कहा जाता है, अर्थात उसी शैली में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और जहां तक खाखरा देउल की बात है तो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर इस शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। तो जहां तक चर्चा चल रही है उड़ीसा के शैली पर मंदिरों में की विशिष्टताओं के बारे में, तो यह भी जानना जरूरी है कि उड़ीसा शैली के मंदिरों में स्तंभों का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं यह भी बता दें कि उड़ीसा शैली को स्थानीय भाषा में गंग शैली का भी नाम दिया जाता है। तो उड़ीसा शैली पर बने हुए मंदिरों में क्या विशिष्टताएं देखी जाती हैं, उन्हें क्रमिक रूप से मंदिरों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। तो चलिए उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। तो प्रमुख मंदिरों में लिंगराज मंदिर का पहला नाम आता है। यह मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, अर्थात पूर्वी भारत में उड़ीसा शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर के रूप में लिंगराज मंदिर का नाम आता है। इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है और यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर की ऊंचाई अगर देखी जाए तो 180 फुट इस मंदिर की कुल ऊंचाई है। तो भुवनेश्वर में स्थित यह मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास या 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास कराया गया था। और इसमें जो स्थापित जो कलश है उसकी ऊंचाई कहा जाए तो वो उसकी ऊंचाई भी 40 फीट के आसपास है। तो काफी बृहद तरीके से इस मंदिर को काफी भव्यता के साथ ये मंदिर देखने को मिलता है। चलिए इसी कड़ी में थोड़ी सी चर्चा कोणार्क मंदिर पर कर ली जाए, जो कि उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में गिनती होती है। तो पुरी से लगभग 32 किलोमीटर दूर यह मंदिर रथ के आकार का है। और कोणार्क शब्द की जहां तक बात किया जाए, कोणार्क शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोन जोड़ अर्क। कोन का अर्थ होता है समुद्र तट और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और इसका नाम कोणार्क मंदिर पड़ा। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इसे समुद्र तट का मंदिर भी कहते हैं। सूर्य देवता को समर्पित यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर में 24 पहिए प्रतीकात्मक रूप से कई संरचनाओं से और अलंकृत तरीके से सुसज्जित है, जिसके साथ 6 घोड़ों का भी एक समूह निर्मित किया गया है। मंदिर के दक्षिणी भाग की अगर बात की जाए तो मंदिर के दक्षिणी भाग में भी कई तरह के घोड़े को एक तरह से अंकित किया गया है। दक्षिणी भाग में घोड़ों की
वो 7 समूहों को, वो 7 घोड़ों को अंकित किया गया है। आज उड़ीसा सरकार की बात की जाए तो उड़ीसा सरकार का जो अपने राज्य चिन्ह के रूप में है ना, राज्य चिन्ह के रूप में उनको ही राज्य चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया है। पूरे मंदिर की बात की जाए तो पूरे मंदिर में इसके अलावे मंदिर में अलंकृत जो पत्थर से तराशी गई मूर्तियां हैं, उसमें देव, गंधर्व, मिथुन, यक्ष, यक्षिणियों के चित्र कामुक मुद्राएं में देखने को मिलती है। तो ये हो गई बात कोणार्क मंदिर की। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं उड़ीसा के ही दूसरे मंदिर में, जिसे जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैंने कोणार्क मंदिर का परिचय बताया, जिसे थोड़ी देर पहले बताया, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से पुरी में जगन्नाथपुरी के मंदिर को सफेद पैगोडा के रूप में जाना जाता है। तो कहा जा सकता है कि उड़ीसा शैली पर बनी यह विशेष मंदिर अन्य मंदिरों में इसका एक विशिष्ट स्थान है। और इस मंदिर का विस्तार अगर कहा जाए तो लगभग 10.7 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर काफी विस्तृत है, जिसमें लगभग 214 फीट की कहा जाए तो जो इसकी ऊंचाई, इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। और मंदिर के 4 द्वार बनाए गए हैं। पूरब के द्वार को सिंह द्वार कहते हैं, पश्चिम के द्वार को अश्व द्वार कहते हैं, है ना, दक्षिण के द्वार को अश्व द्वार कहते हैं, और पश्चिम के द्वार को व्याघ्र द्वार कहते हैं, और उत्तर के द्वार को हस्ती द्वार कहा जाता है। अर्थात इस मंदिर में, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं। मंदिर के शीर्ष पर में अष्टधातु का एक पहिया बना हुआ है, जिसकी परिधि लगभग 3.6 मीटर है। तो उड़ीसा शैली पर बने हुए कुछ विशिष्ट मंदिरों का मैं अभी आपके समक्ष परिचय रखा। तो चूंकि नागर शैली के विस्तार में इसका विस्तार भारत के पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग तक देखा गया, यहां तक कि उत्तर में कश्मीर तक देखा गया, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग भारत के पश्चिमी हिस्से में अर्थात राजस्थान के इर्द गिर्द भी देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर मंदिर किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का नाम आता है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित यह मंदिर, है ना, नागर शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। इस मंदिर में, संपूर्ण मंदिर में कहा जाए तो यह मंदिर 48 स्तंभों पर बना हुआ है और बेहद आकर्षक दिखाई देता है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग राजस्थान से और पश्चिम की ओर चलते हुए पश्चिम भारतीय शैली पर बने हुए, नागर शैली पर बने हुए मंदिरों की चर्चा कर ले। अर्थात अब गुजरात शैली की चर्चा कर ली जाए। अर्थात उपशैलियों में गुजरात शैली का भी एक विशिष्ट स्थान है। तो गुजरात में मोढेरा का जो मंदिर है, जो गुजरात में मेहसाना जिले में स्थित है, वो मोढेरा का सूर्य मंदिर भी नागर शैली का एक अच्छा नमूना है। यह मंदिर सोलंकी शैली पर निर्मित मंदिर माना जाता है और इस शैली में निर्मित मंदिरों की विशिष्टता ये होती थी कि मंदिर परिसर में कहा जाए तो बावड़ियां का होना, अर्थात जलाशयों के रूप में बावड़ियों को स्थापित किया जाता था, जिसे कहा जाए तो इसे सूर्य कुंड की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा देखने को मिलता है गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित मोढेरा के सूर्य मंदिर में। तो नागर शैली पर बने हुए मंदिरों की चर्चा अभी हो रही है, तो थोड़ी सी चर्चा अब उत्तर भारत में अर्थात कश्मीर में स्थित कश्मीर शैली उपशैली पर निर्मित एक मंदिर की कर दी जाए। तो उस मंदिर का नाम है मार्तंड मंदिर और यह मंदिर भी सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है, जो कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और यह भी पत्थरों के विशिष्ट तरीके से तराशे हुए मंदिर के लिए विख्यात माना जाता है। तो अभी तक मैंने आपको नागर शैली पर बने हुए कई मंदिरों का परिचय कराया। उसी कड़ी में एक मंदिर का और नाम आता है, जिसे हम लोग मध्य क्षेत्र के मंदिर के रूप में देखते हैं और उसका एक विशिष्ट स्थान है, जिसे कंदरिया का महादेव मंदिर कहते हैं। तो शैव और वैष्णव संप्रदाय के समन्वय के प्रतीक के रूप में
खजुराहो के मंदिर की जो समूह है, मंदिर समूहों में एक कंदरिया महादेव का शिव मंदिर है। यहाँ कंदरिया शब्द की भी अर्थ जानना चाहिए। कंदरिया शब्द का अर्थ होता है गुफा। इस मंदिर का निर्माण 1025 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के राजा के द्वारा कराया गया था। अपनी अद्भुत कलाकृति के कारण इस मंदिर को 1986 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में दर्ज कराया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई अगर कही जाए तो लगभग 38 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है। 38 ना कहा जाए, 31 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है। और खजुराहो स्थित जितने भी अन्य मंदिर हैं, उन मंदिरों में यह शायद सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। संपूर्ण मंदिर का परिसर कहा जाए तो 6 वर्ग किलोमीटर के बीच में अर्थात विस्तृत है, तो काफी भव्य प्रतीत होता है यह मंदिर। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित में इस मंदिर की व्याख्या हो रही है कंदरिया महादेव का मंदिर। मंदिर के भीतरी और बाहरी दोनों क्षेत्र में नक्काशी की गई कामुक मूर्तियों का अंकित है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का परिचायक मानी जाती हैं। यह अलग बात है कि इस मंदिर को देखने के लिए लोगों की अपनी एक उत्सुकता देखी जाती है और विशिष्ट किस्म की ख्वाहिश के कारण लोग इन मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। 19वीं शताब्दी की बात है कि इस मंदिर की खोज एक भूतत्व वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था टी.एस. भट्ट। टी.एस. भट्ट ने 1838 ईस्वी में इस मंदिर को खोजा था। तो मंदिर निर्माण की कड़ी में अर्थात स्थापत्य कला की कड़ी में नागर शैली के अंतर्गत अभी तक मैंने कई मंदिरों का परिचय आपसे कराया। अब अन्य मंदिरों का भी परिचय करवाने की आवश्यकता है। तो भारत के बिल्कुल पश्चिम के हिस्सा में सोमनाथ मंदिर की भी चर्चा करना यहाँ जरूरी होगा। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के जूनागढ़ जिले में से लगभग 79 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर की जो कई मंजिलों के रूप में कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 मंजिलों के ऊंचाई के साथ यह मंदिर जो है ये चालुक्य शैली पर निर्मित है। और मंदिर के ऊपर भाग का जो शिखर है वह भी कहा जाए तो शिखर में जो कलश है वो 10 टन के आसपास है। तो इस तरह से हमने भारत के कई मंदिरों को जो कि नागर शैली पर निर्मित है उनकी चर्चा आपसे की। इस कड़ी में आपको दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का उत्तर प्रदेश का ललितपुर स्थित जो दशावतार मंदिर है, ये भी नागर शैली के मंदिरों के उस स्थापत्य कला के अंतर्गत बने हुए मंदिरों का एक जीवंत उदाहरण है। इतना ही नहीं, यदि गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में भी चूंकि इस मंदिर का निर्माण ही उस कालखंड में हुआ था, तो गुप्त काल चूंकि स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, तो यदि किसी कालखंड को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है तो स्थापत्य कला में भी उस वंश का एक विशेष स्थान होगा। तो गुप्त काल के अंतर्गत बने हुए अन्य मंदिरों की भी चर्चा कर ली जाए तो उसमें आपको भूमरा का मंदिर है ना, उसके बाद तिलवा का मंदिर है, उतना ही नहीं आपको नचना कुठार का मंदिर है। ऐसे कई मंदिर हैं जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला में नागर शैली के अंतर्गत बने हुए मंदिरों का परिचय देते हैं। तो आज इतनी सारी व्याख्या मैंने आपको नागर शैली पर बने हुए मंदिरों की परिचय के संदर्भ में आप तक पहुंचाया। यदि उक्त व्याख्या के क्रम में बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, जिसमें यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत में विकसित नागर शैली के अंतर्गत बने हुए मंदिरों की क्या विशिष्टताएं थी और उनकी विशिष्टताओं को उदाहरणों के साथ समझाएं, तो आप इतनी व्याख्या के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों को, सूचनाओं को एक जगह संकलित होते देख रहे हैं। तो आज आपने मेरे साथ सूचनाओं को संकलित किया और मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा उपयोगी जानकारियों की कड़ी में यह आपको परीक्षा में बेहद लाभ पहुंचाएगी। अपने अगले व्याख्यान में मैं किसी और नए विषय के साथ अब तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।